हेलो क्लास, वेलकम बैक। तो यार बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं मेरा लेक्चर। बाबू, सिलेक्शन प्रोसेस में एक टॉपिक शुरू कर दिया था, ठीक है ना। बात को आगे बढ़ाएंगे, हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ मैंने क्या बताया था बेटा। मैंने ना जब ये चैप्टर शुरू किया था, सबसे पहला टॉपिक रहा था स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। और उसमें मैंने बताया था कि 3 आपने स्टेप पढ़े हैं। जब ये 3 स्टेप को आप डिटेल में पढ़ लोगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक स्टेप पढ़ा था आपने रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक अलग टॉपिक था आपके पास, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज, उनके एडवांटेज खत्म कर लिए। अब एक स्टेप पढ़ा था आपने सिलेक्शन। मैं सिलेक्शन टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्टेप आपने पढ़ा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कल से उसका मुद्दा शुरू करूँगा, ठीक है। चैप्टर अगले 2-3 दिन का वक्त ही है, खत्म होने वाला है, ठीक है। सब सामने देखिए सब बाबू। हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस। मैं पहला स्टेप उस दिन पढ़ा कर गया था, वापसी कर रहा हूँ, दोबारा से चर्चा करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस के पहले स्टेप पर। बाबू, आपने क्या किया, अभी तक रिक्रूटमेंट कर लिया है। मैं पहला स्टेप याद करूँ, स्टाफिंग प्रोसेस का दूसरा याद करूँ, तो सुना है ना। रिक्रूटमेंट कर लिया मैंने, मतलब रिक्रूटमेंट क्या पॉजिटिव स्टेप है। अपनी वैकेंसी को मैंने भर भर के एडवर्टाइज किया और जगह पे बहुत सारे लोग आएंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे सिलेक्शन करना है। मान लो बेटा, रोल वही है, मुझे एक टीचर चाहिए इस बार 11th-12th अकाउंट्स पढ़ाने के लिए, ठीक है। और मैंने जहाँ कहीं भी ऐड किया है, मैंने एक ही बात लिखी है, मुझे अकाउंट्स पढ़ाने का जो टीचर चाहिए वो पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स चाहिए, मतलब M.Com पढ़ा हो प्लस B.Ed हो प्लस उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, ठीक है। ऐसे मैंने एडवर्टाइज किया अपनी वैकेंसी को, ठीक है। अब हम इंडिया में लोगों को पता है क्या लगता है कि हम किस्मत आजमा सकते हैं। मैंने उस दिन में बताई थी आपको बात। भाई एक इंसान ऐसा है, उसने B.Ed कर ली, B.Com पूरी कर ली, M.Com अभी फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर, टीचिंग एक्सपीरियंस के सब कुछ ठीक है, M.Com की। उसने भी क्या करा, चलो जी बायोडेटा फेंक दो। उसने भी एप्लीकेशन अप्लाई कर दी, उसने कहा भैया अप्लाई करने गया था, किस्मत आजमा लेते हैं, क्या पता उनके पास कोई टीचर ना है, मेरा सिलेक्शन हो जाए। ऐसे ही सोचते हैं ना सब, अपनी भी सब ऐसा सोचते हैं। तो उसने भी अप्लाई कर दिया, उसने भी अपना बायोडेटा दे दिया हमें, और भर भर के बायोडेटा है इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। अब वो सबसे पहला स्टेप बोलता है सिलेक्शन का, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। मतलब ऐसे लोगों को सबसे पहले रिजेक्ट करो जो बेसिक क्राइटेरिया ऑफ जॉब को ना है, और ये बेसिक क्राइटेरिया। मान लो बेटा मेरे पास टोटल 20 एप्लीकेशन आई, 20 चाहिए एक, तो मैंने सारे के सारे बायोडेटा खोले, तो वो 18 ऐसे थे जो बेसिक क्राइटेरिया ऑफ जॉब पूरा करते थे, 2 नहीं कर लेते थे, वो ये एप्लीकेशन नहीं रिजेक्ट हो गई, फाड़ कर। अगला स्टेप 18 से परफॉर्म होगा, 20 से नहीं। मैं सिलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ गया हूँ, मैं 18 से स्टेप परफॉर्म करूंगा, 20 से नहीं करूंगा, दोनों यहीं पे करोगे। समझ में आ रही बात, क्लियर बाबू। नेक्स्ट हेडिंग है सिलेक्शन टेस्ट। बाबू किसी भी जॉब के लिए इंडिया में टेस्ट और इंटरव्यू बेहद इंपॉर्टेंट है। हो सकते हैं, मैं आपको कहता हूँ रियल लाइफ में टेस्ट भी अगर जॉब करना कर लिया, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, पर आपके कोर्स में सहूलियत है कि सिर्फ 5 है। तो आप 5 टेस्ट के बारे में जान लो, आपकी लगभग आइडिया हो जाएगा कैसे होता है, ठीक है। अब ये 5 टेस्ट जो आप कंडक्ट करने वाले हो, कितने लोगों को करने वाले हो, 18 या 20? 18, और यहाँ से भी 7-8 लोग पक्का बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये 5 टेस्ट के नाम क्या है, पहले मैं नाम का जिक्र करता हूँ, फिर सीक्वेंस मेरा चलेगा, ठीक है। पढ़ाने तो सारी है। अब पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं बना। दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, तीसरा पर्सनैलिटी टेस्ट, चौथा ट्रेड टेस्ट, और पांचवा इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है जी। सबका जिक्र करते हैं बेटा एक एक करके, देखते हैं बाबू। सबसे पहले मैं पढ़ाना चाहता हूँ सेकंड और फोर्थ टेस्ट, आपके नोट्स में लिखा होगा एप्टीट्यूड और ट्रेड टेस्ट, ठीक है।
तो मुझे नहीं पता सर क्या समझते हो एप्टीट्यूड से, पर मैं मतलब बताने की कोशिश करता हूँ। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, एक इंडिविजुअल में मेजर करता है उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ न्यू स्किल्स, कि वो इंसान नए स्किल्स को कितनी जल्दी सीखता है। और कहीं ना कहीं बताऊं, अब अगर किसी इंसान का एप्टीट्यूड अच्छा है ना, इट इज द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिख के लो, फ्यूचर में कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी जगह पहुंचने वाला है। कई बार आपने देखा, और ये ना सब जानते होते हैं एक दूसरे के बारे में कि किसका एप्टीट्यूड कैसा है। मैं जानता था अपने पार्टनर का बहुत अच्छे से कि मुझसे बहुत बेहतर है, पर मैंने कभी उसको रियलाइज नहीं होने दिया। रियलाइज नहीं होने दिया तभी मैं फंसता था, तो वो सेकंड आता था। कसम से बता रहा हूँ आपको, एप्टीट्यूड का मतलब होता है ग्रेस्पिंग पावर, कि नया स्किल सिखाया कितनी जल्दी सीख लेगा। मेरे पार्टनर के साथ ऐसे थे, जैसे आप पढ़ रहे हो ना, टीचर ने पढ़ाया ना, उसने कहा घर जाके देखना, इतना खतरनाक था वो। अरे तुम पूछ लेना 6 महीने बाद ही बता देगा वो। बस वो ओवर कॉन्फिडेंस से मार खा जाता था। और मैं क्या था, अब उसके जितना एप्टीट्यूड मेरा नहीं था। अब मेरे को उसको मैच करने के लिए क्या करना पड़ता था, उस चीज़ को 4 बार पढ़ना पड़ता था उसी दिन। मैं शुरू से मेहनती रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ को 4 बार पढ़ता था कि इसके बराबर बोल सकूँ। तो मैंने इसी वजह से उसको हमेशा पीछे छोड़ा है कि मैं 8 और 10 घंटे पढ़ लेता था 9th-10th में। और वो एक बार जिस चीज़ को देख लेता तो दोबारा कभी टच नहीं करता था। और ओवर कॉन्फिडेंस के हालात ऐसे हो जाते थे। एक बार मेरे को याद है, तो रिकॉर्ड में क्या हुआ, वो हमेशा मुझे प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन बढ़ाता था, ठीक है। और मैं उसको हमेशा बढ़ाया करता था स्ट्रेट लाइन और ट्रिग्नोमेट्री। ये मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। दो चीज़ें उसकी स्ट्रॉन्ग थी, वजह दो मेरी। हम दोनों एक दूसरे को बैठ के बढ़ाया करते थे। एक दिन उसने मुझे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन कराया, 6 महीने बाद एग्जाम में आया, उसने मुझे कराया तो मैंने 4 बार बोट के दिया। वो ओवर कॉन्फिडेंस, वो खुद गलत गलत कराया, मैं ठीक कराया। पर हाँ भाई, एप्टीट्यूड इज द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आप पक्का ऐसा कोई ना कोई अपना दोस्त में तो पक्का जानते होंगे जिसका एप्टीट्यूड बहुत खतरनाक है। सोचो, अरे कोई तो होगा जिसको हम एक बार कोई बात बता देते हैं, भूलता नहीं भाई, 10-10 साल याद रखता है। जिसको टीचर एक बार पढ़ा देते तो कभी नहीं पढ़ता घर जाके। पर परसेंटेज देखो 80%, 80-90 के बीच में आता है। ऐसे बड़े लोग होते हैं भाई दुनिया में जिनका एप्टीट्यूड बहुत खतरनाक होता है। एप्टीट्यूड क्या मेजर करता है, क्या मेजर करता है एप्टीट्यूड? लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ न्यू स्किल्स। हम कैसे मेजर कर सकते हैं किसी की लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ न्यू स्किल्स, बताता हूँ। अकाउंट्स के टीचर को बताया हमने, मान लो हम उससे चाहते हैं कि आप कंप्यूटर पे अकाउंट्स पे बना दो ऑर्गेनाइजेशन के। पढ़ा तो लो, 2 ही पीरियड लेने, 11th कंप्यूटर बच्चा पढ़ा नहीं कर रहा, हमारे स्कूल के अकाउंट्स पे बना, ठीक है जी। उन्होंने कहा हमारा नहीं होना सॉफ्टवेयर है, हम आपको सिखाते हैं 10-12 फंक्शन। बुलाया जी, 10-12 फंक्शन सिखाए, सबको सिखाए, जितने भी 18 लोग आए थे, और सबको मार दी थी। 10 मिनट बाद सबको बुलाना शुरू, आओ जी क्या क्या बताया था हमने, बताना कहाँ कहाँ से कौन कौन सा ऑप्शन खोला था। अभी पता लग जाएगा नए स्किल्स को कौन कितनी जल्दी सीखता है। एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया अभी, ठीक है। जैसे मैं लूँगा अभी 5 मिनट बाद तुम्हारा कि मैंने क्या पढ़ाया था। समझ में आ रही बात, एप्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। मेरी तरफ देखते रहो बाबू। ट्रेड टेस्ट क्या होता है, चलो एप्टीट्यूड समझ में आ गया। ट्रेड टेस्ट क्या होता है बाबू? जहां एप्टीट्यूड मेजर करता है आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ न्यू स्किल्स, ट्रेड टेस्ट बताता है आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स। अब आप एग्जिस्टिंग स्किल्स चेक कर सकते हो। ट्रेड टेस्ट में हमेशा एग्जिस्टिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, और एप्टीट्यूड में नए स्किल्स को जो बिल्कुल अभी सिखाए। अब बाबू, कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भैया हमें कैसे पता लगेगा उसके एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है। और मैं हमेशा बोलता हूँ बायोडाटा खोलो ना बेटा, यही है उसके एग्जिस्टिंग स्किल्स। उसने बताया ना वो बीए में पास है, उसने बताया ना उसने एमकॉम क्वालिफाई किया, उसने बताया उसको टीचिंग एक्सपीरियंस है 2 साल। सब टेस्ट कर लो, पता लग जाएगा कि एमकॉम कितनी करी है और कितने ढंग से करी है, ठीक है ना। कल मैं करने वाला हूँ लोगों के ट्रेड टेस्ट, सच में करने वाला हूँ। अच्छा एक सेकंड पोस्ट करिए, समझ में आ रही बात। फिर ट्रेड टेस्ट क्या है? एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करना लोगों के। एप्टीट्यूड
नए स्किल्स को चेक कर। क्या मैंने कंपैरिजन करा थोड़ा आसान पड़ा? अगर मैं सीधा सीधा चलता रहूंगा ना सर, मुझे भी पता है कब क्या आसान पड़ेगा आपको। ठीक है। अब वो थर्ड टेस्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। ये बहुत काम का टेस्ट है, मैंने भी दिया हुआ है टेस्ट। ठीक है जी। और मतलब मेरे साथ तो धोखे से हुआ टेस्ट, मुझे कभी पता नहीं था मैं पर्सनैलिटी टेस्ट दे रहा हूँ, पर आप सुनना। अब वो पर्सनैलिटी टेस्ट क्या करता है, देखो दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं ना, 700 करोड़ यूनिक पर्सनैलिटीज हैं। हर एक की पर्सनैलिटी का ना एक बड़ा यूनिक फीचर होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट का काम होता है उस यूनिक फीचर को बाहर निकाल के रख देना। ठीक है। अब वो कई बार देखा है, कोई बहुत इंसान प्रैक्टिकल है, कोई बहुत इमोशनल है, किसी को बहुत बोलना पसंद है, किसी को बहुत घूमना पसंद है, किसी को बिल्कुल घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है, किसी को बहुत बोलना पसंद है। सर हर एक की पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ अलग हो जाता है। कोई बहुत मैच्योर डिसीजन लेता है, बड़े मैच्योर, किसी का वैल्यू सिस्टम बहुत बढ़िया है। मानते हो हर एक की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिए ना, पर्सनैलिटी टेस्ट जॉब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लग रहा होगा कि चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, मैंने टेस्ट दिया होगा, मुझे पता लगा था इसकी कितनी अहमियत है। तो एक दिन ना एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में था मैं, तो हमारा जो टीचर था उसने ना हमें 10-15 लोगों को एक सेमी सर्कल में बिठा दिया और एक ग्रुप डिस्कशन के लिए एक टॉपिक दे दिया। ठीक है। मैं अक्सर था किसी वजह से, और ग्रुप डिस्कशन का कोई टॉपिक दिया हुआ था सर ने, तो ग्रुप डिस्कशन चल रहा था। उस ग्रुप डिस्कशन में मैं सबसे कम बोला। कुछ लोग होते हैं बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाले, कुछ बहुत कम बोलने वाले भी होते हैं, कुछ मीडियोकर बोलते हैं। तो चल रही थी कहानी, मैं सबसे कम बोला। तो हमारे टीचर ने जज करना शुरू करा पर्सनैलिटी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पर्सनैलिटी टेस्ट कर दिया, तुम्हें समझ नहीं आया। तो मेरे को उठा के कहा कि अगर मुझे अपनी कंपनी का सीए अपॉइंट करना हो ना, तो 1 मिनट ना लगाऊं, तुझे अपॉइंट करता हूँ। ऐसा तो इतना कम बोल रहा। समझ में क्या हुआ? आप कभी नहीं चाहते आपकी कंपनी का सीए बहुत बोलने वाला हो, कि आपकी बात की बाहर जाए। मेरा एक दोस्त बहुत बोला, उसे खड़ा करा, कहता अगर मेरे को सेल्स मैनेजर बनाना हो ना, तो तुझे बना दूं, मुझे पक्का पता है तो प्रोडक्ट बेचने ही आएगा, तो घर आ ही नहीं सकता बिना बेचे प्रोडक्ट। तो मुझे समझ में आया इन टेस्ट की कितनी अहमियत होती है। एक बात बताओ, एक इंसान टीचर बनना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और कहता है मुझे बिल्कुल बोलना पसंद नहीं, टीचर बन सकता है? और एक इंसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्समैन बनना है और कहता नहीं मुझे घूमना पसंद नहीं, सेल्समैन और घूमना पसंद नहीं, सब फील्ड में ही रहना है। समझना कितने इंपॉर्टेंट होंगे ये टेस्ट, क्या नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट का। क्लियर है ना? मैंने 3 टेस्ट बताए, मेरे को लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया। एप्टीट्यूड, ट्रेड, पर्सनैलिटी। आगे बढ़ाए बात को। तो फर्स्ट टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है। चलो करता हूँ बड़ी सी बात। बाबू इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर करता है किसी भी इंसान का आईक्यू। इंटेलिजेंस क्वेश्चन को मेजर करता है। ठीक है जी। मुझे नहीं पता आपने कभी सुना है इसके बारे में, सुना है कभी उसके बारे में, आईक्यू के बारे में कुछ सुना है? अच्छा ये बताएं कैसे मेजर होता है आईक्यू। चलो कर देता हूँ, हल्की सी बात करूँगा भाई। ठीक है ना, मुझे बहुत आगे नहीं जाना। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिक एज मल्टीप्लाइड बाय 100। हम सबकी एक क्रॉनिक एज है, मतलब एक थियोरेटिकल एज, जहाँ बर्थ डेट है वहाँ से काउंट करें तो हमारी आज एक क्रॉनिक एज है। 17 साल 18 साल आपकी होगी, 19-20 साल मेरी होगी। ठीक है। हम सबकी एक क्रॉनिक एज है। ठीक है। मान लो आपकी क्रॉनिक एज 18 साल है और हमने कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे और आपको जज करा कि आप किस एज के बराबर जजमेंट लेते हो, किस एज के बराबर आप इंटेलिजेंट हो, किस एज के बराबर आप स्मार्ट आंसर करते हो। ठीक है। और मान लो वो भी आपकी मेंटल एज भी 18 है, तो बाबू अगर ये 100 आ रहा है आईक्यू, तो समझ लेना बस आप एट पार गए हो, जितनी क्रॉनिक एज है उतनी मेंटल एज है। पर यकीन मानना, मुझे ऐसा लगता है हम जितने यहाँ पर बैठे हुए ना, हम सबकी 100 से कम आएगा आईक्यू। आइंस्टाइन का 160 था, एलन मस्क का 165 है,
इंडिया में एक छोटी सी बच्ची है, नाम भूल जाता हूँ मैं इसका, 162 है, उसका आइंस्टाइन से भी नंबर ज़्यादा है आईक्यू। आईक्यू ये बताता है बेसिकली कि आप किस एज के बराबर जजमेंट लेते हो। वी ऑल हैव अ क्रॉनिक एज, वी ऑल हैव अ थियोरेटिकल एज, पर हम किस एज के बराबर स्मार्ट हैं, किस एज की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाते हैं, किस स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाते हैं, वो हमारी मेंटल एज होती है। समझ में आई बात? ठीक है, मेंटल एज ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग क्वेश्चन बनाकर जज करती है। कुछ क्वेश्चन लाए जाते हैं, पूछे जाते हैं बड़े बड़े सवाल, आपकी उम्र से बड़े बड़े सवाल, देखते हैं कि आप कितना मैच्योर जजमेंट लेते हो, कितना अच्छा डिसीजन लेते हो उस सिचुएशन में। समझ में आ रही है? और ओके, कितना इंटरेस्ट लग रहा है ना, देने पड़ेगी ना, तो दिन टेस्ट में पूछूंगा, क्लास लग जाती है भाई बंदे की। हाँ जी सर, अभी तक सारी बात ओके, आगे बढ़ते हैं बाबू। लास्ट टेस्ट है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। मैंने 4 बताए, 5वें टेस्ट की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट बेटा मेजर करता है हमारी लाइकिंग्स। ऑब्वियसली बेटा जिंदगी में हम सारी चीज़ों को इक्वली लाइक कभी नहीं करते, सारी पैदा नहीं होता। मैं कहता हूँ आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, सबके लिए लाइकिंग सेम नहीं हो सकती, हो नहीं सकती यार। किसी का अकाउंट्स फेवरेट है, किसी का बिजनेस फेवरेट है, किसी को इको अच्छी लगती है, आधे से ज़्यादा को इंग्लिश अच्छी लगती है, और सबसे ज़्यादा को फिजिकल अच्छी लगती है। ठीक है ना बाबू, इक्वल लाइकिंग कभी नहीं हो सकती। इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट करना जरूरी क्यों है बाबू? देखो, जो इंसान अपने इंटरेस्ट से काम करेगा उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और जो बिना इंटरेस्ट के करता है उसमें बेटा कभी वो बहुत अच्छा एक्सेल नहीं कर पाता। ठीक है ना? कई बार ना ऑर्गेनाइजेशन के पास भी ऑप्शन होते हैं, तो वो आपका इंटरेस्ट जान लेती है। कैसे ऑप्शन होता है मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। मान लो आप बेटा डबल एमबी हो, आपने एमबीए 2 अलग अलग सब्जेक्ट में किया, ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग दोनों में किया। ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एज वेल एज फॉर मार्केटिंग मैनेजर, दोनों के लिए एलिजिबल हो, दोनों में एमबीए क्वालिफाई है। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं है, मेरे पास दोनों पोस्ट वैकेंट पड़ी है, दोनों ही खाली पड़ी है, तो कई बार मैं आपसे ही जान लेता हूँ कि आप ही बता दो, आप एचआर बनने में इंटरेस्टेड हो, मार्केटिंग मैनेजर, मुझे लगता है आप दोनों में एलिजिबल हो, जितने टेस्ट कंडक्ट करें सब में दोनों में पास हो। तो इंटरेस्ट टेस्ट बाबू आपकी लाइकिंग जानने के काम आता है। सर अगर मेरी लाइकिंग मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, अगर मैं मार्केटिंग मैनेजर बनूंगा तो शायद ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आ रही बात? या ऐसा ना हो ऑप्शन तो क्या हो सकता है बताता हूँ। मान लो एमबीए एक ही सब्जेक्ट में हो, मार्केटिंग, ठीक है, मुझे मार्केटिंग मैनेजर चाहिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, पर मेरी 2 लोकेशन पर मार्केटिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। मान दिल्ली, मान लो हमारी एक फैक्ट्री दिल्ली में है और एक फैक्ट्री मान लो ओवरसीज है दुबई में, हमें दोनों के लिए मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, दोनों जगह पे पोस्ट वैकेंट पड़ी है। हम आपसे ही जान लेते हैं आप काम कहाँ करना चाहते हो, इंडिया में काम करना चाहते हो या ओवरसीज काम करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट बता दो। तो इंटरेस्ट टेस्ट आपकी लाइकिंग जानने के काम आते हैं। ओवर 2 जॉब्स, ओवर 2 लोकेशंस, क्लियर है बेटा? ठीक है, और यहाँ से बाबू मान लो 500 टेस्ट हो गए, जब रिजल्ट आए टेस्ट के तो हमने मान लो 18 में से 10 लोगों को रिजेक्ट कर दिया, 8 लोग ये टेस्ट क्लियर कर पाए। अब अगला स्टेप कितनों से परफॉर्म होगा? 8। अगला स्टेप क्या है? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। सबसे मजेदार बात बाबू, देखो आपको लगता होगा कि इंटरव्यू पे टीचर्स के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर बाबू जो सिर्फ थ्योरेटिकल बात जानते हैं ना इंटरव्यू, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ आपसे। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? मैंने उससे बोला था फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन, फॉर्मल बात करना, इन डेप्थ बाबू, बस फॉर्मल बात करनी है, इन डेप्थ, कोई मुद्दा हो हमें मतलब नहीं। उसे इंटरव्यू बोला क्या? इंटरव्यू बेइज्जती करने को नहीं बोला क्या कभी भी? फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन। और आपको एक बात बताऊं, कभी कभी आपको लगता होगा कि इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन किस बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब
किस पोस्ट का इंटरव्यू, सवाल कहाँ का, आपको लग रहा होगा सर पैर भी नहीं है भाई। पर बेटा सच बात ये होता है कि इंटरव्यू में ना बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। यदि हम झूठ भी बोल रहे हैं तो आप कितनी सफाई से बोल लेते हो, ये एक्चुअल बात है। ज़्यादातर लोगों को तो इसी बात में फंसा दिया जाता है, आपका नाम क्या है जी? जी मेरा नाम ये। आपके नाम का मतलब क्या? बस इसी में ही फंस जाते हैं आधे से ज़्यादा दुनिया। तो मेरी रनी बड़ी बैड हैबिट है, मुझे अगर किसी के नाम का मतलब नहीं पता होता पहले दिन बच्चा तो मैं तो नाम का मतलब बता रही पहले तो मैं बेटा तू गया भाई इंटरव्यू में, तुझे नहीं छोड़ेंगे लोग। मेरी कजन, मैंने शायद लास्ट टाइम बताया भी हो, ब्रांच मैनेजर इस टाइम कैनरा बैंक की सहारनपुर सिटी में। जब उसका सिलेक्शन होना था, उसका इंटरव्यू था बैंक में मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू। क्या क्वेश्चन हुआ होगा? आपका फेवरेट एक्टर कौन? ब्रांच मैनेजर है ना, और आप सोच भी नहीं सकते उसका आंसर। उसने इतना विराट आंसर दिया, पर भाई उसके कम्युनिकेशन स्किल बहुत खतरनाक है। वो झूठ भी बोलेगी और उसको जस्टिफाई भी करती भाई। होते हैं ना कईयों में, लॉयर्स में भी बहुत अच्छे होते हैं कम्युनिकेशन स्किल, झूठ भी बोलेंगे जस्टिफाई भी करेंगे। वो वैसी थी, उसने आंसर था क्या दिया? अभिषेक बच्चन। शायद कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि किसी का फेवरेट एक्टर अभिषेक बच्चन होगा। उसने अभिषेक बच्चन बोला, जस्टिफाई किया। झूठ बोलो बहुत सफाई के साथ बोलो और कॉन्फिडेंस दिखाओ। सिलेक्शन हुआ था भाई। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। मैंने और भी बहुत सारी बातें आपके साथ शायद करी हुई हैं 11th में, नहीं लिखी थी तो मैं बहुत सारी बातें और बोलता हूँ ताकि आपको इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस समझ में आए। बाबू एक मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू था। जनरली जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो बाबू अपने सारी मार्कशीट सब सर्टिफिकेट्स लेके जाते हैं। तो आपने फाइल ऑफर करी, इंटरव्यूअर ने फाइल ली। सर इसमें 12th का मार्कशीट नहीं देखी मुझे। उसको वापसी थमा दी। कहा नहीं सर मैंने लगाई थी, सुबह देखी है। ऐसा मिली नहीं, वरना होपलेस कैसे होता है आपको पता है ना। ठीक है, उसने दो चार बार इधर पर लटका था, सामने पड़ी हो दिखी नहीं उसको। दो चार बार के उसको दिखी सारी। पता जवाब क्या था? आप मैनेजर बनना है, पहले खुद को तो मैनेज करो, हमारी कंपनी मैनेज करोगे। सर ये कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है आपका इंटरव्यू में। मार्कशीट लगाने का तरीका होता है, फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री टू द लोएस्ट। एमकॉम सेकंड ईयर पहले, एमकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, 12th 10th और बाकी सर्टिफिकेट्स। अगर आप वहाँ पे होपलेस हो रहे हो कि यहाँ एमकॉम पढ़ी है, वहाँ 10th पढ़ी है, फिर बीकॉम, फिर 12th, और बनने मैनेजर आएगा कंपनी मैनेज करने, तो कितना सटीक आंसर था। अपने आप को तो मैनेज कर लो, कंपनियाँ मैनेज करोगे हमारी। कई बार इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन होता है, सर हमने एक सिचुएशन से जूझ रहे हैं, ये हमारी कंपनी है लॉस में चल रही है सिंस लास्ट 2 ईयर, इस सिचुएशन में आप होते तो सर क्या करते? मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, बट ऐसे शुरू हो जाते हैं कैंडिडेट्स। और इंटरव्यूअर आखिरी में आके इतना गुस्सा करते हैं, खड़े हो निकल बात, तुझे क्या लग रहा है बुद्धू है, तेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे। हमेशा इस सिचुएशन में आंसर पता है क्या होता है कि सर मैंने ये वर्किंग एटमॉस्फेयर देखा ही नहीं जो आपने देखा है इतने साल तक। मैं शायद इस वर्किंग एटमॉस्फेयर में 2-3 महीने रहा हूँ, तब मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्या करता है इस सिचुएशन में। लोग आते हैं सीधा राय दिखाते हैं कि मैं दिखा दूँ मैं बड़ा हूँ, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। सबसे पहले बाहर होते हैं ऐसे लोग जो ज़्यादा खिलाड़ी बनते हैं अपने आप को। रोडीज का देखते हैं ना इंटरव्यू, ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं ना, पहले रात पड़ती है चल बाहर निकल, फिर वो करता ज़्यादा है। बाबू कितने इंटरव्यूज तो ऐसे होते हैं कि आपकी पेशेंस टेस्ट होती है। मैंने पता नहीं कभी आपके साथ ये जिक्र किया है कि नहीं। बाबू आपको याद है आप कस्टमर केयर नंबर पे कॉल किया करते थे बचपन में, बहुत गालियाँ दिया करते थे, आपका कोई काम बिगड़ जाए तो? नहीं अब तो सुधर गए हो, तो चलिए बच्चे हो। सर आपको पता है वो जिंदगी में कितनी गालियाँ सुनते हैं, पर उनकी पेशेंस लिमिट देखी है? सर आप बैड लैंग्वेज बोल रहे हो, सर आप फॉल लैंग्वेज बोल रहे हो, वो ऐसे ही करते रहते हैं सर मैडम सर मैडम। जब तक आप फोन ना रख दो वो फोन भी नहीं रखते।
सर बहुत पेशेंस चाहिए इस चीज़ के लिए। आप बोलते हैं इंटरव्यू में क्या क्या होता है इनके साथ, लिटरली गालियाँ तक दे देते हैं इंटरव्यू, ये देखने के लिए कि आप कितने पेशेंट हो। आई एम नॉट जोकिंग, मतलब मैं कुछ वर्ड ऐसे भी मैं बताने नहीं चाहता कि इनके इंटरव्यू में इनके साथ क्या क्या होता है। इनकी सिस्टर को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है सिर्फ आपकी पेशेंस देखने के लिए। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, अबाउट योर पेशेंस, कैसे कितनी कामनेस से आप किस सिचुएशन को हैंडल करते हो। इट इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन। समझ में आ रही है सारी बात? क्या मैं क्लियर हूँ अभी तक सारी बात करूँ? सर 8 में से 3 लोग यहाँ बाहर होंगे, बचे 5, सिलेक्शन बाद में 1 का ही बनना है, ठीक है? और 4 स्टेप कितने लोगों से परफॉर्म करेंगे? 5 लोगों से। बाबू हेडिंग बोलती है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। ये क्या चीज़ होती है बाबू? कई बार ना आपसे एम्प्लॉयर कहता है मुझे रेफरेंसेस दो, कुछ तो रेफरेंसेस आपने लिखी होती है, जैसे कि आपने लिखा होता है कि मैंने क्लास 10 इस बोर्ड से करी, इस साल में करी, ये मेरा रोल नंबर था, इतने परसेंटेज है। क्लास 12 इस साल में करी, ये रोल नंबर था, इस स्कूल से करी, ये नंबर है, सब लिखा होता है बायोडाटा में। फिर ग्रेजुएशन 3 साल बीकॉम इतने नंबर, सेकेंड ईयर में इतने, थर्ड ईयर में इतने, इस यूनिवर्सिटी से करी, इस कॉलेज से करी, सब लिखा होता है। कई बार कुछ और रेफरेंसेस की भी डिमांड कर लेते हैं एम्प्लॉय। मान लो आपने कहा जी मैं पिछली जॉब में यहाँ पर था, ठीक है ना, मैंने 2 महीने यहाँ पर जॉब की है, 6 महीने वहाँ किया, साल यहाँ किया, पर 2 महीने वाली जॉब मैंने लिखी नहीं। वो कहते हैं लिख दो जी, कहाँ करी, एम्प्लॉयर का एड्रेस लिख दो, तो लिखवा लेते हैं आपसे, सारी रेफरेंसेस लिखवा लेते हैं, कहाँ कहाँ से आए हो, किस किस चैनल से आए हो, ठीक। और इसमें भी एक आध लोग गड़बड़ करके बाहर उतरते हैं, मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको, क्लियर होगा। मेरा एक फ्रेंड था, इंजीनियरिंग करी, अनएम्प्लॉयड रहा 1-1.5 साल इंजीनियरिंग करके, जिस सैलरी पे वो काम करना चाहता था वो मिल नहीं रही थी, सस्ते पे काम नहीं करना चाहता था। 1.5 साल बाद उसके मन मुताबिक जॉब लगी, और ये कहते कि मैं 1.5 साल खाली था, तो कहीं ना कहीं फिर नया एम्प्लॉयर भी जॉब नहीं देता, उसको लगता खाली था, इसने अपनी नॉलेज मैनेज कर ली 1.5 साल में, खत्म कर ली होगी, ऐसा ही लगता है। तो उसने मुझे 1.5 साल में जॉब कर रहा था फला फला, तो मैंने कहा नाम लिख दो, एम्प्लॉयर एड्रेस लिख दो, नाम भी झूठा, एड्रेस भी झूठा, लिख दिया उसने। उन्होंने कहा कौन सा चेक कर रही कंपनी, बड़ी कंपनी यार बहुत पागल होती है, सब चेक कर लेती है, इवन 10-12 के मार्क्स तक वेरीफाई कर लेती है, सीबीएसई यूपी बोर्ड जिस बोर्ड से। बड़ी कंपनियां बहुत पागल हैं भाई, वो प्रीवियस एम्प्लॉयर तक पहुंच जाती है। अब उसने जो एड्रेस लिखा, जो वो वेरीफाई करने पे खाली प्लॉट नोएडा था, उन्होंने बाहर निकाल दिया, रेफरेंस ही गलत है, मतलब आपने जॉब ही नहीं करी। समझ में आई बात? क्या क्या हो जाता है सिलेक्शन के टाइम पर? क्लियर है बात? कितनी बोल रहा हूँ पक्का से? अब वो बच्चे बन गए 4, एक बार हो गया, मान लो उसकी रेफरेंसेस पूरी होती। अब क्या करना है? अब वो 5th स्टेप बोलता है सिलेक्शन डिसीजन। ये सिलेक्शन डिसीजन कि आप किसको सेलेक्ट करें। क्राइटेरिया ऑफ जॉब पूरा किया, पहला स्टेप, जिसने सारे टेस्ट क्लियर करे, इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, जिसकी रेफरेंसेस बहुत अच्छी है, अब हम उसको सेलेक्ट करने जा रहे हैं। देखो बंदे बचे हैं 4, मुझे सेलेक्ट करना है 1। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, प्रैक्टिकल बात बताऊँ, मैं नोट्स लिखे हैं, ऐसी कोई बात लिखी बाबू, सिलेक्शन डिसीजन ना जितने लोगों को आपने सेलेक्ट करना होता है उससे ज़्यादा के लिए देते हो। मेरे नोट्स वाले सेलेक्ट करो, पर बाबू सिलेक्शन डिसीजन में कम से कम 2 या 3 लोगों के लिए करूँगा। ऐसा क्यों मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि अगला स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो आज की तारीख में आप नर्सरी क्लास में भी नहीं एडमिशन लेते हो ना, तो आप उससे स्कूल पता क्या मांगता है कि बच्चे का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले, सेम ऑर्गेनाइजेशन भी मांगती है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले आओ, मेडिकल फिट हो तो जॉब है। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि ऑर्गेनाइजेशन के आप अंदर आपकी अनयूजुअल डेथ हो जाए और बाद में ऑर्गेनाइजेशन के सर पड़े वो ब्लेम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगती है। मान लो अगर मैंने एक ही आदमी होगा जी तुझे सेलेक्ट करना है, तीनों को रिजेक्ट कर दी,
चलो घर पहुंच गए। और कल को जब उससे मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा, 2 दिन बाद वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आया, वो मेडिकल फिट ना निकला, फिर क्या करोगे? फिर शुरू से फिर दोबारा न्यूज़पेपर ऐड करोगे। मतलब मैं एनसीईआरटी की कमी बता रहा हूँ इस चीज में। तो आप क्या करते हो, आप सिलेक्शन डिसीजन एक से ज्यादा लोगों के लिए लेते हो, इसलिए हमने आपको भी सेलेक्ट किया। आप दोनों और आप दोनों बायोडाटा एंट्री की तरह हो। अगर इसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ठीक ना है तो आपका सिलेक्शन। तो बात अलग है कि इंडिया में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने इसमें अलग फॉर्मेलिटी। एमबीबीएस डॉक्टर 50, यार इतना भी ना गिरा यार, 200 रुपये रखो, यू आर मेडिकली फिट, खत्म, हो गया टेस्ट। ऐसे ही होते हैं ना हिंदुस्तान में। दोनों स्टेप समझ में आए? अब एक काम करो, पहले 6 पढ़कर ठीक है। करते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।